हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा देर से आया है, इसलिए डायरेक्ट चैप्टर 2 पर आते हुए बस छोटी सी कस्बे के बाहर एक चौराहे पर रुकी। माधव अपना बैग कंधे पर लटकाए हुए उतरा। संकरी गली के अंत में उसका बचपन का घर दिखाई दे रहा था, जिसकी फीकी दीवारें और उगाया बगीचा कड़वी और मीठी दोनों तरह की यादें फुसफुसा रहा था। जैसे ही वो सामने के दरवाजे पर पहुंचा, घंटी बजाने से पहले माधव एक क्षण के लिए हिचकिचाया। दरवाजा चरमरा कर खुला और उसके पिता का कठोर चेहरा सामने आया। मिस्टर जय ने माधव की तरफ मुश्किल से देखा और फिर एक तरफ हट गए। उनकी आवाज ठंडी और उदासीन थी। पिता कठोरता से, अंदर आए। माधव ने परिचित दालान में कदम रखा। उसका बैग पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। घर में पुरानी लकड़ी और हल्की धूप की गंध थी, फिर भी वो गर्मजोशी गायब थी जिसकी उसे चाहत थी। पिता बिना उसकी ओर देखे, अपने जूते दरवाजे के पास छोड़ दो, तुम्हारी माँ रसोई में व्यस्त है। माधव धीरे से, ठीक है। उसने अपने जूते दरवाजे के पास सलीके से रखे और चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे याद था, फिर भी सब कुछ अलग, दूर दूर का लग रहा था। माधव कुछ कह पाता उससे पहले ही पूरव सीढ़ियों के ऊपर आ गया। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन अधिकार जता रहा था। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी नजर माधव पर टिकी हुई थी। पूरव हल्का मुस्कुराते हुए, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। अच्छा, जाओ फ्रेश हो जाओ और फिर मेरे कमरे में आओ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। पूरव के स्वर में एक अजीब सी तत्परता महसूस करते हुए माधव ने सिर हिलाया। बिना कुछ कहे वो अपने पुराने कमरे की ओर चल दिया। माधव ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसके कब्जे धीरे से चरमरा रहे थे। जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने छोड़ी थी। एक साधारण बिस्तर, एक लकड़ी की मेज और किताबों से सजी एक छोटी सी शेल्फ। फिर भी वो एक टाइम कैप्सूल जैसा लग रहा था, जो बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद के वर्षों में जम गया हो। उसने अपना बैग नीचे रखा और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, गहरी सांसें लेता हुआ। परिवार के ठंडे स्वागत का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। उसे थोड़ी गर्मजोशी, कुछ अपनापन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके और उसके परिवार के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ा हुआ, अपना चेहरा धोया और नए कपड़े पहन लिए। उसने अपने हाथ भी पोंछ लिए। माधव अपने आप से बुदबुदाते हुए, अब वो किस विषय पर बात करना चाहता है? उत्सुकता और बेचैनी के मिश्रण के साथ वो पूरव के कमरे की ओर बढ़ा और जो कुछ भी होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार कर रहा था। माधव ने पूरव के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर की हवा चंदन की खुशबू से भरी हुई थी और एक ही लैंप की धीमी रोशनी दीवारों पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। पूरव एक बड़ी लकड़ी की मेज पर बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां कागजों के ढेर पर हल्के से टैप कर रही थी। माधव हल्का मुस्कुराते हुए, कैसे हो बड़े भाई? बैठने से पहले माधव ने झुककर पूरव के पैर छुए, जो सम्मान का एक संकेत था। पूरव उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए, कोई बात नहीं माधव, इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। इधर आओ, बैठो, हमें बात करनी है। माधव उस कुर्सी पर बैठ गया जिसकी ओर पूरव ने इशारा किया था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। पूरव आगे झुककर एक फोल्डर पकड़े हुए, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण दिखाना है। उसने कागजों का एक सेट निकाला और माधव के सामने मेज पर रख दिया। कागज पुराना था, स्याही थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लेकिन उनके दादाजी के वकील का नाम साफ दिखाई दे रहा था। पूरव, कुछ दिन पहले पिताजी और मैं दादाजी के वकील से मिले थे। उन्होंने मुझे ये दस्तावेज सौंपे। माधव ने भौहें चढ़ाई। उसकी आंखें पृष्ठों को देख रही थी। पूरव ने शांत मन से लेकिन दृढ़ता से कहा, दादाजी की वसीयत के अनुसार सारी संपत्ति और ज्यादातर दौलत तुम्हारे नाम कर दी गई है माधव। सब कुछ, घर, जमीन, बैंक खाते, सब तुम्हारे नाम पर। माधव का दिल धड़क उठा। अविश्वास से वो पूरव को घूर रहा था। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। क्या? मुझे क्यों? तुम बड़े बेटे हो, ये तुम्हें मिलना चाहिए था। पूरव के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। पिताजी और मैंने भी यही सोचा था, लेकिन दादाजी के अपने कारण थे। उन्होंने कहा कि तुम ही इसके हकदार हो और समय आने पर तुम्हें पता होगा कि इसके साथ क्या करना है। माधव का दिमाग तेजी से घूम गया। ये सिर्फ अप्रत्याशित ही नहीं, ये बेचैन करने वाला भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दादाजी, जो हमेशा उससे दूर दूर रहते थे, सब कुछ उसके लिए क्यों छोड़ गए। पूरव अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसका स्वर गहरा होता गया। एक और बात है, दादाजी मेरे लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ गए थे, सिर्फ 100 गज, और उसके साथ एक पुराना सोने का सिक्का।
माधव की धड़कनें तेज हो गई। माधव संकोच से, सोने का सिक्का? पूरव एक पुराने नाजुक कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी वस्तु निकाल रहा था। माधव देखता रह गया जब पूरव ने ध्यानपूर्वक कपड़ा खोला, जिसमें एक प्राचीन सोने का सिक्का निकला, जिसकी सतह पर अजीब जटिल चिन्ह उत्कीर्ण थे। पूरव सिक्का मेज पर रखते हुए, दादाजी का मानना था कि इसका विशेष महत्व है, कि ये इसे धारण करने वाले के लिए सौभाग्य लेकर आता है। माधव ने झुककर सिक्के को गौर से देखा। मंद रोशनी में सिक्के की सतह हल्की सी चमक रही थी और जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। माधव थोड़ा सा मुंह बनाते हुए, दादाजी ने मुझे दिया? क्यों? पूरव अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। उनका मानना था कि तुम्हारे भाग्य में कुछ महान है, कि ये सिक्का तुम्हें राह दिखाएगा। मुझे पूरी कहानी नहीं पता, लेकिन वो इस बात पर अड़े थे कि ये सिक्का तुम्हें मिले, मुझे नहीं। माधव ने सिक्का उठाया। उसकी ठंडी सतह पर उसकी उंगलियां सिहर गईं। उसमें कुछ अजीब सा लगा, हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरव ने इस गहरे सच को अपने अंदर ही दबाए रखा। उसने अपने दादाजी से सीखा था कि वो सिक्का सिर्फ किस्मत का प्रतीक नहीं था, इसमें एक श्राप छिपा था। लेकिन पूरव ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर इस राज का कोई निशान नहीं था। पूरव शांत स्वर में, ले लो माधव, इसे संभाल कर रखना। दादाजी का मानना था कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें सफलता दिलाएगा। माधव धीरे से सिर हिलाते हुए, ठीक है, अगर दादाजी चाहते हैं कि ये मुझे मिले तो मैं इसे रख लूंगा। पूरव मन मन मुस्कुराया, यद्यपि उसकी आंखें दूर, लगभग छाया जैसी लग रही थी। पूरव खड़े हो गया। अच्छा, अब थोड़ा आराम करो, तुमने बहुत लंबी यात्रा की है। माधव अपने कमरे में लौट आया। सिक्का अभी भी उसके हाथ में था। दरवाजा बंद करते हुए वो बेड के किनारे पर बैठ गया और सिक्के को अपनी उंगलियों में घुमाने लगा। रोशनी में अजीबोगरीब नक्काशी हिलती हुई सी लग रही थी, मानो वो सजीव हो। उसके मन में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, जो समझ पाना तो मुश्किल था, लेकिन उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। भाग्यशाली है ना? आशा करते ऐसा ही हो। उसने सिक्का अपने थैले में रख लिया। माधव के कमरे के पतले पर्दों से छनकर चांदनी आ रही थी, जिससे दीवारों पर हल्की धारियां पड़ रही थी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ छत के पंखे की धीमी आवाज आ रही थी। माधव अपने बिस्तर पर लेटा था, उसकी सांसें स्थिर थीं। तभी एक अजीब सी सनसनी ने उसे जकड़ लिया। उसकी आंखें सूखी और भारी होकर खुल गईं। अचानक प्यास ने उसके गले को सुखा दिया। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानो जकड़ा हुआ सा लग रहा था, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ रखा हो। माधव खर्राटे भरते हुए, क्या क्या? वो अदृश्य शक्ति से जूझ रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर रही थी। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो आखिरकार हाँफते हुए आजाद हो गया। लड़खड़ाते हुए वो पानी की तलाश में रसोई की ओर बढ़ा। घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर कदम की आवाज अंधेरे गलियारे में अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी। माधव जैसे ही रसोई में पहुंचा, उसकी सांसें अटक गईं। उसके पिताजी, माँ और दादाजी खाने के मेज के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे भाव शून्य थे। उनकी आंखें पलके झपकाए बिना शून्य में घूर रही थी। लेकिन ये संभव नहीं था। माधव कांपते हुए, फुसफुसाते हुए, दादाजी, लेकिन वो चले गए। जैसे ही वो उनके करीब पहुंचा, उसके पैर शीशे जैसे लग रहे थे। मेज के ऊपर टिमटिमाती रोशनी उनके चेहरों पर विचित्र सा साया डाल रही थी, जिससे वे लगभग अमानवीय से लग रहे थे। माधव ने जब बोलने की कोशिश की तो उसकी आवाज कांपने लगी। माधव, पिताजी, माँ, क्या हो रहा है? अचानक जैसे किसी इशारे पर तीनों आकृतियां उसकी ओर झुक गई। उनके मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़े हो गए। उनके गले से एक कर्कश, कान फाड़ देने वाली चीख निकली, जिसकी आवाज घर के भीतर तूफान की तरह गूंज उठी। माधव पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए, नहीं, ये असली नहीं है। वे आकृतियां अपनी कुर्सियों से उछल पड़ी। उनकी हरकतें अटपटी और अस्वाभाविक थीं और वो उसकी ओर धड़पने लगी। उनके चेहरे क्रोध के विचित्र मखौटों में बदल गए। आंखें खोखली और मुंह से अलौकिक विलाप निकल रहा था। माधव का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने चीखने की कोशिश की, पर कोई आवाज नहीं निकली। जैसे ही आकृतियां उस तक पहुंचने वाली थीं, वे गायब हो गई। माधव अचानक जाग उठा। पसीने से लथपथ उसकी छाती धड़क रही थी और वो हाँफ रहा था। वो अपने बेडरूम में वापस आ गया था। जानी पहचानी दीवारें और फर्नीचर उसे वास्तविकता से रूबरू करा रहे थे। हवा दम घोटू थी, दम घोटने वाली गर्मी से भारी। उसने अपना चेहरा छुआ, उसके हाथ कांप रहे थे। माधव खुद से फुसफुसाते हुए, ये तो बस एक सपना था, लेकिन ये बिल्कुल वास्तविक लगा। उसकी नजर कमरे के कोने में रखे उस थैले पर पड़ी, जिसमें सोने का सिक्का छिपा था। एक बेचैनी ने उसे जकड़ लिया और वो इस एहसास से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था कि इस सिक्के का इसमें कुछ हाथ है।
वो फिर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कमरे में परछाइयां फैलती और हिलती हुई सी लग रही थी, मानो वे जीवित हो, देख रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। माधव अपने कमरे से बाहर निकला, अभी भी उस भयानक दुष्स्वप्न से कांप रहा था। माँ उसके किचन में खड़ी थी, उनके हाथ सब्जियां छांटने में व्यस्त थे। उनकी तीखी आवाज सुबह के सन्नाटे को चीर रही थी। माँ भौंसे कोड़ते हुए, माधव, अगर तुम किचन में कुर्सियां और मेज का इस्तेमाल करने वाले हो तो उन्हें वापस वहीं पर रख दो जहां वे हैं। इस गंदगी को देखो। माधव वहीं रुक गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। माधव भ्रमित होकर, मैंने कुछ भी नहीं छुआ। उसकी माँ ने उसे संदेह भरी नजर से देखा। माँ ने कठोरता से माधव से कहा, झूठ मत बोलो, और कौन ऐसा करता? तुम ही इतनी सुबह जाग रहे हो। माधव के दिमाग में हलचल मच गई। उस बुरे सपने की तस्वीरें उसके सामने घूम गई। उसके पिता, माँ और दादाजी मेज पर डरावने से बैठे हुए। क्या ये सच हो सकता था? नहीं, नामुमकिन था। फिर भी वो बेचैन करने वाला ख्याल उसके जहन में बना रहा। जब माधव विचारों में खोया हुआ था, तभी पूरव अंदर आया और उसने अपने भाई का पीला चेहरा देखा। पूरव ने धीरे से माधव से कहा, माधव, क्या हुआ? तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। माधव उसकी ओर मुड़ा और अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश करने लगा। माधव ने पूरव से कहा, कुछ नहीं भैया, बस नींद ठीक से नहीं आई। पूरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई जब उसने कुछ देखा। रुको माधव, तुम्हारी नाक? माधव ने सहज ही अपना चेहरा छुआ और अपनी नाक से खून की गर्म चिपचिपी धारा बहती महसूस की। माधव ने चौंक कर कहा, क्या? मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ। पूरव ने काउंटर से एक टिश्यू उठाया और उसे दे दिया। यहाँ सावधान रहो भाई, तुम आजकल खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो। माधव ने खून पोंछा, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया भाई, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सपने और हकीकत के बीच की धुंधली रेखाएं उसे कुतरने लगी थी। पूरब ने उसके कंधे पर थपथपाया और चला गया। माधव ने पीछे मुड़कर रसोई की तरफ देखा। उसकी माँ अभी भी मन ही मन कुछ बुदबुदा रही थी, फर्नीचर ठीक कर रही थी। माधव सोचने लगा, अगर मैंने उन कुर्सियों को नहीं हिलाया तो फिर किसने हिलाया? उसने टिश्यू पेपर को हाथ में भींच लिया और उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या वो बुरा सपना उसे कुछ बताना चाह रहा था? क्या सिक्का अपना श्राप प्रकट करने लगा था? एक बात तो तय थी, माधव अब अपने आसपास घट रही अजीब घटनाओं को अनदेखा नहीं कर सकता था। रसोई से निकलकर माधव अपने पिता के अध्ययन कक्ष के बाहर एक पल के लिए झिझका। उसने गहरी सांस ली और हल्के से दस्तक दी। पिता ने बिना ऊपर देखे, अंदर आओ। माधव अंदर आया। कमरे में सुबह की धूप की हल्की रोशनी पर्दों से छनकर आ रही थी। उसके पिता मेज पर बैठे बही खाते में कुछ लिख रहे थे। माधव घबराते हुए बोला, पापा, क्या आपके पास एक मिनट है? उसके पिता ने ऊपर देखा। उनका भाव तटस्थ किंतु दूर का था। क्या बात है माधव? मैं व्यस्त हूँ। माधव ने बड़ी मुश्किल से निगला और असहजता से बाहर निकलने की कोशिश की। माधव ने कहा, पापा, मुझे पता है कि हमारे बीच चीजें आसान नहीं रही हैं, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उनका स्वर तीखा किंतु शांत था। पिता ने माधव से कहा, माधव, जानते हो क्यों? मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हारे दादाजी अपनी संपत्ति पूरव को देंगे। वे सबसे बड़े हैं, हमेशा जिम्मेदार रहे हैं, वही इस परिवार की विरासत को सही मायने में समझते। ये शब्द सुनकर माधव की छाती फूल गई। पिता बात जारी रखते हुए बोले, लेकिन नहीं, इसके बजाय उसने ये सब तुम्हें दे दिया। कोई जो मुश्किल से घर आया है, कोई है जो... उसने खुद को रोका, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। माधव ने धीरे से कहा, कोई जो... क्या पापा? पिता ने ठंडे स्वर में माधव से कहा, ऐसा व्यक्ति जो ये भी नहीं समझता कि परिवार का नाम आगे बढ़ाने का क्या मतलब होता है। माधव को ये शब्द मानो किसी झटके से लगे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच दी। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी। माधव ने कहा, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है पापा। उसके पिता ने सिर हिलाकर दूसरी ओर देखा। पिता ने कहा, माधव, कोशिश करना ही काफी नहीं है। तुम्हें ये साबित करना होगा कि जो तुम्हें दिया गया है तुम उसके लायक हो। माधव एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उनके बीच का सन्नाटा भारी और घुटन भरा था। आखिरकार वो कंधे तनाव में लिए जाने के लिए मुड़ा। माधव अपने आप से, मैं इसे साबित कर दूंगा पापा, किसी ना किसी तरह मैं इसे साबित कर दूंगा। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसके पिता के शब्द उस पर हावी हो गए। जब माधव अपने पिता के अध्ययन कक्ष से बाहर निकला तो उसका सर नीचे झुका हुआ था।
उसने दरवाजे के ठीक बाहर छाया में खड़े व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया। पूरब लापरवाही से दीवार से टिका हुआ था। उसकी बाहें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं। उसका चेहरा समझ से परे था। लेकिन जैसे ही माधव वहां से गुजरा, पूरब के होठों पर एक हल्की नफरत भरी मुस्कान आ गई। उसकी नजरें अपने छोटे भाई पर टिकी थीं, जो एक शांत सुलगते गुस्से से भरी हुई थी। पूरब खुद से बुदबुदाते हुए, तो गोल्डन बॉय को भी अस्वीकृति का डंक महसूस होता है। उसने दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले एक क्षण प्रतीक्षा की। उसकी निगाहें अपने पिता पर टिकी रही, जो अब विचारों में खोए हुए और मेज की ओर देख रहे थे। पूरब ने सोचते हुए कहा, दादाजी ने उसे सब कुछ दिया, संपत्ति, सम्मान और अब पापा का ध्यान भी। और किस लिए? वो कमजोर है, ना समझ है, ना काबिल है। उसे वो दिन याद आया जब उनके दादाजी की वसीयत पढ़ी गई थी। वो कड़वाहट जो उसके दिल में घर कर गई थी जब बूढ़े आदमी ने उसके बजाय माधव को चुना था। पूरब ने खुद से ठंडे स्वर में कहा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। वो सिक्का, ये मेरी चाबी है जो मुझे वापस मिल जाएगी। उसकी नजरें माधव की पीछे हटती हुई आकृति पर पड़ी। उनमें एक भयानक चमक थी। उसने सिक्के के श्राप का सच छुपा रखा था और अब अंधेरे को अपना काम करने का समय आ गया था। पूरब सीधा उठकर चला गया। उसके कदमों की आहट हॉल में धीरे धीरे गूंज रही थी। दूर से उसे माधव के कदमों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। पूरब खुद से फुसफुसाते हुए कहा, जब तक हो सके अपनी छोटी सी विरासत का आनंद लो भाई। वो छाया में गायब हो गया। घर पर बिताया तीसरा दिन माधव के लिए मानो अनंत काल सा बीत गया। पिता की ठंडी निगाहें खाना खाते समय, अजीब सी खामोशी और पूरब की धूर्त मुस्कानें उस पर भारी पड़ रही थीं। आखिरकार जाने का समय आ ही गया। माधव ने अपना बैग जिप किया और कंधे पर लटका लिया। जैसे ही वो लिविंग रूम में दाखिल हुआ, पूरब वहां पहले से ही मौजूद था, बेफिक्री से दरवाजे की चौखट पर टिका हुआ। पूरब ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सब कुछ पैक हो गया? इतनी जल्दी हमें छोड़ने के लिए तैयार हो? माधव ने मुस्कुराने की कोशिश की। माधव, हाँ, सब तैयार है, पूरब ने मजाक करते हुए कहा। और दोस्तों के लिए मिठाई या खाली हाथ जा रहे हो? माधव थोड़ा हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। मिठाई नहीं, मैं बस स्टैंड के पास वाले बाजार से ले लूंगा। पूरब हंस पड़ा। उसकी आंखें लगभग शिकारी मनोरंजन से चमक रही थी। पूरब ने कहा, होशियार, मत भूलना छोटे भाई, तुम्हारे दोस्त भी घर का स्वाद चखने के हकदार हैं। उसके स्वर में कुछ ऐसा था जिससे माधव असहज हो गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माधव दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी माँ उसे टिफिन देने के लिए थोड़ी देर के लिए दिखाई दी। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना। उसके पिता अध्ययन कक्ष में ही रहे। उन्हें अलविदा कहने के लिए भी बाहर नहीं आए। जैसे ही माधव बाहर निकला, पूरब उसके पीछे गेट तक चला गया। पूरब ने माधव के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, सुरक्षित यात्रा करना और सिक्का मत भूलना, ये खास है। शब्द हवा में तैर रहे थे और सुबह की गर्म धूप के बावजूद माधव को ठंड लग रही थी। बस स्टैंड पर दुकानदारों की भीड़ थी, शोरगुल हो रहा था और यात्री बस में चढ़ने के लिए भाग रहे थे। माधव ने एक स्टॉल से मिठाई का डिब्बा खरीदा और खिड़की के पास एक सीट पाकर बस में चढ़ गया। जैसे ही बस चली, उसने पीछे मुड़कर दूर होते शहर की ओर देखा। घर के तनाव के बावजूद वो इस एहसास से छुटकारा नहीं पा रहा था कि कोई अंधेरा उसका पीछा कर रहा है, साये की तरह उससे चिपका हुआ है। माधव सोचते हुए कहा, ये सिक्का, इसे पाते ही क्यों लगता है जैसे कुछ या सब कुछ बदल गया है। उसने अपने बैग में रखी उस छोटी थैली को छुआ जिसमें सिक्का रखा था। उसे बेचैनी का एहसास हुआ। जैसे ही बस घुमावदार सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ी, माधव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और विचारों को एक तरफ धकेलने की कोशिश करने लगा। घर पर मंद रोशनी वाले कमरे में पूरब अपनी मेज पर बैठा था। उसकी उंगलियां एक पुरानी घिसी पिटी फाइल के किनारों को छू रही थीं। उसके बगल में एक पीला लिफाफा पड़ा था जिस पर उनके दादाजी के नाम के पहले अक्षर की धुंधली छाप थी। पूरब ने ध्यान से फाइल खोली। उसकी आंखें उदासीन भाव से उसमें लिखी सामग्री को देख रही थी। दस्तावेज का शीर्षक, फैमिली रिकॉर्ड्स, जया सूर्यनाथ आनंद की बेटी। उसके होठों पर एक जानबूझकर मुस्कुराहट फैल गई। पूरब, उसने अपने आप से कहा, तो ये सब यहाँ है। माधव जया का बेटा, मेरे दादाजी की छिपी हुई विरासत। वो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसे परिवार के रहस्य का भार एक हथियार की तरह महसूस हो रहा था जिसे उसने लंबे समय से पकड़ा हुआ था। पूरब का मन तेजी से घूम गया जब उसे अपने दादाजी के रहस्यमय बक्से और उसकी शापित सामग्री के बारे में कहे गए आखिरी शब्द याद आए।
पूरब ने सोचते हुए कहा, दादाजी ने सोचा था कि सच्चाई को छिपाए रखने से इस परिवार की रक्षा होगी, लेकिन इससे सिर्फ इतना हुआ कि माधव जैसे कमजोर व्यक्ति को वो विरासत मिल गई जो मेरी होनी चाहिए थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और मेज पर रखी उस थैली की ओर देखने लगा जिसमें वो शापित सिक्का रखा था। पूरब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो सिक्का उसका है, उसे शाप का भार उठाने दो, राक्षस को उसके भाग्य का फैसला करने दो। पूरब ने नाजुक लिफाफा खोला और अंदर लिखा पत्र खोला। पढ़ते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। प्रिय पूरब, मैंने तुम्हें एक खतरनाक जिम्मेदारी सौंपी है। तुम्हारे पास जो पुराना बक्सा है वो सिर्फ एक विरासत नहीं है, ये एक जेल है। इसके अंदर एक शापित सिक्का है जो एक राक्षस से बंधा हुआ है। बक्से पर लगी सील राक्षस को निष्क्रिय रखती है और कुछ हद तक रोकती है। इसे मत खोलना, चाहे कितना भी प्रलोभन क्यों ना हो। यदि कभी भी तुम इसे खोल लेते हो तो चिंता ना करना, क्योंकि दानव उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिसके पास बक्सा है। लेकिन अगर बक्सा किसी और को दे दिया जाए तो दानव का क्रोध जाग जाएगा। इस रहस्य की रक्षा करे और बक्सा कभी अपने हाथों से ना जाने देना। हमारे परिवार का अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। सूर्यनाथ आनंद। जैसे ही पूरब ने पत्र पढ़ना समाप्त किया, उसके हाथ पत्र पर कस गए। पूरब, तो जब तक बक्सा मेरे पास है, राक्षस मुझे छू नहीं सकता। लेकिन अब सिक्का का श्राप माधव की समस्या है। उसने पत्र को सावधानी से मोड़कर लिफाफे में वापस रख दिया। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक दिखाई देने लगी। देखते हैं तुम कितने दिन जीवित रहते हो छोटे भाई। शुभकामनाएं माधव, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। चैप्टर 2 यहाँ समाप्त होता है और देखने के लिए थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी की एक्सप्लेनिंग पसंद आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर 3 और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी दिलचस्प वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।